नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन। मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं मृदा। आज हम बात करेंगे मृदा के निर्माण और उसके संगठनों के बारे में कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है तथा इन किन तत्वों से मिलकर मृदा बनी हुई है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे मृदा। मृदा क्या है? पृथ्वी का जो ऊपरी तल है, पृथ्वी का जो ऊपरी तल है वो क्या है? मृदा यानी मिट्टी है। ऊपरी तल क्या है? मिट्टी है। तो उन्हीं मिट्टियों को प्रभावित करने वाले यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इन कौन कौन से तत्वों से मिलकर ये मृदा बनी। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मिट्टी यानी मृदा को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। कितने कारक हैं? 5 कारक हैं। तो जिसे देख रहे हैं आप, पहला है चट्टान यानी पैतृक सैल। पैतृक सैल जिसे रॉक्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। रॉक माने चट्टानी होता है। दूसरा है जलवायु, तीसरा है वनस्पति और चौथा है भूमिगत जल और पांचवा क्या है? सूक्ष्म जल। मिट्टी को जो 5 प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और क्या है? सूक्ष्म जीव। तो इनको 5 प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इन अलग एक-एक कारकों के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे जानते हैं हम कि कोई चट्टान हो गया, जैसे आप लोग जानते हो कि चट्टान हो गया, तो जब नदियाँ नदियाँ क्या करती है? नदियाँ अपने साथ अवशेषों यानी कंकड़, पत्थर, ईंट को बहाते हुए ले जाती है। तो क्या करती है कि कभी-कभी क्या होती है, पत्थर आपस में क्या टकराते हैं, रगड़ खाते हैं। तो रगड़ खाने के बाद क्या होती है, उसमें से जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं, यानी रगड़ खाएँगे तो खत्म होने लगेंगे। तो जब खत्म होंगे तो क्या होगी? कभी बारिश होगी, कभी पानी होगा, तो कभी बहुत ज़्यादा धूप होगी, गर्मी पड़ेगी। तो क्या होगी? कभी धूप पड़ेगा, कभी वर्षा होगी, तो क्या होगी? उसमें दरारें पड़ जाएँगी, यानी चटकन पड़ जाएँगी। जब कोई पत्थर क्या होगी? अधिक से अधिक धूप होगा, कभी बारिश होगा, फिर गर्मी पड़ेगी अधिक से अधिक, फिर पानी पड़ेगा, तो क्या होगी? उन पत्थरों में चटकन यानी दरारें पड़ जाएँगी। और जब दरारें पड़ जाएगी, जैसे मैं यहाँ फिगर बनाया हुआ हूँ, जब यहाँ पे क्या हो रहा है? ताप भी पड़ रहा है और उसमें वर्षा भी हो रही है। धीरे-धीरे क्या हो जाएगी? ये कमज़ोर होते जाएँगी, कमज़ोर होने के बाद क्या हो जाएगी? ये इसमें चटकन पड़ जाएँगी। और जब चटकन पड़ जाएँगी तो क्या होगी? दूसरी बात देखिए, यहाँ पर चटकन पड़ने के बाद ये वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा जब होगी तो धीरे-धीरे क्या होगी? इसके अंदर ये जल क्या होगी? इसके अंदर प्रवेश करने लगेगा। इसके अंदर क्या करने लगेगा? कि प्रवेश करने लगेगा, जल अंदर प्रवेश करने लगेगा। उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगी? छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाएँगी। उसके बाद इसके बाद क्या होगी? छोटे टुकड़ों में क्या होगा? ये बँट जाएगा। और बँटने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप कि धीरे-धीरे क्या हो रही है? एकदम ये मिट्टी का निर्माण हो गया है। क्या हो गया? मिट्टी का निर्माण हो गया है। ये जो पत्थर पहले था, अब धीरे-धीरे क्या हो गया है? एक मिट्टी का इसका क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। तो निर्माण कैसे हुआ? जैसे ताप ताप पड़ा, ज़्यादा ताप, फिर वर्षा हुई तो उसमें हमने देखा कि चटकन पड़ गया, यानी दरारें पड़ गई। दरारें पड़ने के बाद आपस में रगड़ खाई, तो धीरे-धीरे क्या हो गई? उसका चूर बन गया। तो धीरे-धीरे मिट्टी का वो निर्माण हो गया। उसे देखिए, इसमें क्या पाए? खनिज व पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज व पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूसरा जो है जलवायु। जलवायु क्या है? जलवायु मतलब यानी मानसून यानी वर्षा कहिए, तापमान कहिए। तो यहाँ क्या रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रण करता है। जो हमारा जलवायु है वो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जैविक क्रिया को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कैसे? हम ताप व वर्षा आप ले लीजिए, ताप व वर्षा आप ले लीजिए। से ताप वर्षा, तो जब अधिक से अधिक ताप रहेगा तो मृदा में रासायनिक क्रिया अधिक कार्य करेगी। जब ताप अधिक रहेगा तो रासायनिक क्रिया मृदा में अधिक कार्य करेगी। और जब ताप कम रहेगा तो रासायनिक क्रिया मृदा में कम कार्य करेगी। उसी प्रकार यहाँ देखिए, सूक्ष्म जैविक क्रिया क्या है? सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीव। जब अधिक तापमान होगा या एकदम कम तापमान होगा तो ये सूक्ष्म जीव पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बराबर है तो ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मिट्टियों में उर्वरता, मिट्टी का उर्वरता बनाए रखते हैं। मिट्टी का उर्वरता क्या होता है? बनाए रखते हैं। अच्छा कृषि योग्य वो जो मिट्टी होता है कृषि योग्य बनाए रखते हैं। तो यही रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया क्या करता है? जलवायु नियंत्रण करता है। उसके बाद वनस्पति हो गई। ह्यूमस की मात्रा क्या है? वनस्पति, जैसे मान लीजिए वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो जीव हो गए। वो पेड़ पौधे से जो पत्ते डाल दो टूट के नीचे गिरते हैं, उसके बाद जो छोटे जीव होते हैं, बड़े छोटे जीव जो होते हैं, वो सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के बाद ये क्या करती है? जो कि छोटे जीव होते हैं उनको मिट्टी में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में परिवर्तन कर देते हैं। उसी को कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या कहा जाता है? ह्यूमस की
मात्रा देखिए वनस्पति ह्यूमस की मात्रा को बनाए रखते हैं। समझ में आया होगा। उसके बाद भूमिगत जल जानते हैं कि मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। भूमिगत जल क्या है, मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। ऊपर से वर्षा होती है तो ऊपर से अगर ही वर्षा होगी तो कब तक वो रहेगी, एक आध 2 दिन 10 दिन रहेगी। लेकिन अगर नीचे से, अगर जो कि नीचे ही जल है, तो नीचे से जल क्या क्या करती है, नीचे से जल जो मिट्टी के नमी को हमेशा बरकरार रखे रहती है। क्या रखी रहती है, बरकरार रखे रहती है। उसके बाद सूक्ष्म जीव हो गए। सड़े गले वनस्पति व जीवों के अवशेषों को अलग करता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो छोटे से जीव होते हैं वह पेड़ पौधे के पत्तियों को, जीवों को क्या करते हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं, सड़ने गलने के बाद क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। अलग करने के बाद मिट्टी का रूप दे देते हैं। उसके बाद वो क्या होती है, मिट्टी बन जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव भी क्या है, मृदा निर्माण में भी इसकी भूमिका बहुत है। तो देख रहे हैं कि सड़े गले वनस्पतियों जीवों को अवशेषों को क्या करता है, बनाए रखता है, अलग करता है। सड़े गले हो ऐसे क्या होती है, पत्तियां हो गई, डाल हो गए, भी मैंने बताया कि जीव हो गए, ये जब मर जाते हैं या गिर जाते हैं पत्ती होती तो क्या होता है, वो सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने का कार्य यही सूक्ष्म जीव करते हैं। धीरे धीरे वो क्या होगा, कन्वर्ट, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिट्टियों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ, ये तो हमारे हो गए मिट्टी को प्रभावित करने वाले 5 कारक। अब हम इसको विस्तारित रूप बता रहे हैं कि जलवायु को लेकर चल रहे हैं विस्तारित रूप। अब पहले हम बताएंगे केशिकत्व और निच्छालन। केशिकत्व और निच्छालन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केशिकत्व के बारे में। केशिकत्व कहते किसे, जैसे मान लीजिए कोई एक सूती होता है कपड़ा, सूती कपड़ा होता है, तो सूती कपड़े को किसी एक, उसके एक किनारे को जल में डुबा दीजिए, तो धीरे धीरे देखेंगे वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगा। या कोई एक वो होता है दीपक जिसमें हम लोग जलाते हैं, तो दीपक को कोई में उसमें क्या रुई डाल दीजिए, तो क्या होता है कि देखिए वहां पर धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरे रुई को क्या करता है, घेर लेता है, जिससे कि दीपक आसानी से जल जाता है। तो क्या करता है केशिकत्व, क्या होता है देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या है, ये मिट्टी है, क्या है अंदर, मिट्टी है। तो क्या करती है, नीचे से केशिका तो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से केशिका तो क्या आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी चढ़ रहा है ऊपर की ओर। तो जो नीचे से खनिज लवण पोषक तत्व है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। किसी का तो मतलब समझ रहे हैं। तो ये नीचे से खनिज लवण और पोषक तत्व तो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे कोई हल्का पतला जैसे नली हो गया, जैसे कि केशिका, तो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें छोटे छोटे नलियां होती है जो कि केशिका तो होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, हर शाखाओं में भोजन पहुंचाते हैं, जल पहुंचाते हैं। तो इसी को कहा जाता है केशिकत्व क्रिया। उसके बाद एक होता है निच्छालन विधि। जैसे मान लीजिए जहाँ पर मूसलाधार, जैसे मानसीराम मेघालय में मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार क्या होती है, बारिश होती है। और जहाँ पर अधिक से अधिक मूसलाधार बारिश होने लगती है तो वहाँ की मिट्टियों में क्या होता है, जो ऊपर खनिज पोषक तत्व होते हैं वह जल के साथ नीचे चले जाते हैं। उसी केशिकत नलिका के द्वारा, उसी केशिकत नलिका के द्वारा क्या होते हैं, वो जल के साथ नीचे चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, यहाँ पे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। और धीरे धीरे क्या हो रही है, जो ऊपर के पोषक तत्व है, खनिज लवण है, वो जल के साथ नीचे चली जा रही हैं। क्या हो रही है, नीचे चली जा रही हैं। और जब वो खनिज लवण या पोषक तत्व नीचे चली जाएंगी तो वो जो मिट्टी होगा वो पोषक तत्व, वो मतलब कि कृषि योग्य नहीं होगा, वो कृषि योग्य नहीं होगा। लेकिन ये वाला क्या होगा, कृषि योग्य, लेकिन ये कृषि योग्य नहीं होगा। इसमें होता क्या है, जैसे कि मसाला हो गया, मसाला खेती हो गया, पेय पदार्थ से चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाला हो गया, ये सब में मतलब कि ये सब यहाँ पे कृषि होती है, इन सब में निच्छालन में। तो ये क्या है कि ऊपर से जल के द्वारा नीचे क्या हो रही है, खनिज लवण या पोषक तत्व जल के साथ नीचे चली जा रही है, जो कि ये मिट्टी कृषि योग्य नहीं है। इसमें क्या होती है, पेय पदार्थ और मसालों की खेती इसमें किया जाता है। तो चलिए हम इसके बाद आगे बात करेंगे। हम मिट्टियों को पीएच मान से मापते हैं। पीएच मान से भी मापा जाता है मिट्टी की, मिट्टी क्षारी है कि अम्लीय है कि लवणीय है, इसको भी देखा जाता है। तो देखिए अगर मिट्टियों में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो, अगर मिट्टियों में क्या हो, अगर मिट्टियों में हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो, अगर मिट्टियों में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो तो मिट्टी क्या कहलाती है, अम्लीय। क्या कहलाती है, अम्लीय। हाइड्रोजन की मात्रा अगर मिट्टियों में अधिक हो तो मिट्टी क्या कहलाती है, अम्लीय कहलाती है। उसके बाद अगर मिट्टियों में सोडियम सोडियम व पोटेशियम सोडियम व पोटेशियम
की मात्रा अगर मिट्टी में मृदा यानी मृदा में अधिक हो तो क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। यहाँ पर हमने बताया कि हाइड्रोजन की मात्रा अगर मृदा में अधिक है तो क्या कहलाएगी? अम्लीय। अगर सोडियम पोटेशियम की मात्रा अगर मृदा में अधिक है तो क्या कहलाएगी? क्षारीय कहलाएगी। उसके बाद मृदा का पीएच मान कितना होता है, कितना अधिक पर कितने पीएच मान पर कृषि योग्य मृदा कहलाती है। अगर वो कृषि योग्य नहीं है तो उसमें क्या मिलाया जाए कि वो कृषि योग्य बन जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया। उसके बाद देखिए उदासीन जो मृदा होती है, उदासीन मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद अगर मृदा का अगर क्षारीय मृदा का पीएच मान, क्षारीय मृदा यानी देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 6 7 8 9, उसके बाद 5 4 3 2। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 7 से अधिक है, अगर वो 7 से अधिक है मिट्टी का यानी मृदा का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अगर अधिक है, 7 से क्या है? अधिक है। 7 से अगर अधिक है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अगर 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। यानी हमारे कहने का आशय है कि इस पे उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी मृदा का पीएच मान 7 से कम है यानी अम्लीय है, यानी क्या है? अम्लीय है, तो उसमें क्या मिलाया जाए कि वो कृषि योग्य मृदा बन जाए? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। चूना मिलाने से क्या होगा? वह क्षारीय बन जाएगा, यानी कृषि योग्य मृदा बन जाएगी। यानी क्या बन जाएगी? कृषि योग्य मृदा बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि 7 से अधिक यानी 8 है, 9 है, 10 है यानी 7 है, तो मान लीजिए अगर वो क्षारीय अधिक है, अगर वो क्षारीय अधिक है तो कृषि योग्य नहीं है, तो उसमें क्या मिलाया जाए कि वो कृषि योग्य बन जाए? तो अगर वो अधिक क्षारीय है तो जिसमें जिप्सम मिलाया जाए तो भी कृषि योग्य बन जाएगा मृदा। तो देखिए यहाँ पर अगर जो कृषि योग्य मृदा होती है, कृषि योग्य मृदा होती है वो 6.5 से 7.5 इसका पीएच मान होता है। मतलब कि 6.5 से 7.5 जो है पीएच मान इसका, यानी कहिए या तो 6 से 7 जिस मृदा का पीएच मान है वह कृषि योग्य है, यानी अच्छी मृदा है। वो क्या है? अच्छी मृदा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मृदा होती है यानी कि जो हमारे भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो हमारे भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा जो है अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यहाँ बता देना हूँ क्षारीय मृदा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपने भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? तो है गुजरात। क्या है? गुजरात। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये गुजरात समुद्र तट के किनारे है और समुद्र यानी समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, जो कि यहाँ पे नमक का भी उत्पादन किया जाता है। तो सबसे लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ये है गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद जो अम्लीय मृदा होती है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें चाय बागानों की खेती किया जाती है। चाय बागानों की क्या किया जाता है? खेती की जाती है। तो हमने अभी बताया कि अगर मृदा में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो तो अम्लीय कहलाएगा, अगर सोडियम पोटेशियम की मात्रा अधिक हो तो क्षारीय कहलाएगा। उसके बाद उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है, अगर क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाएगा। अगर मृदा का
जो पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाएगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा, जो कि हमने बताया। अगर क्षारीय अधिक है तो उसमें जिप्सम मिला दिया जाए तो कृषि योग्य बन जाएगा। अगर वो अम्लीय है, मृदा अम्लीय है तो कृषि योग्य नहीं है, क्या मिलाया जाए, उसमें चूना मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, कृषि योग्य मृदा बन जाएगी। तो हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मृदा संगठन यानी मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, किन तत्वों से मिलकर मृदा का निर्माण हुआ है, कितना परसेंटेज है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ खनिज पदार्थ 40 से 45% मृदा में जो मृदा का निर्माण होता है यानी संगठन है, तो खनिज जो पदार्थ है वो 40 से 45% पाया जाता है। मृदा में खनिज जो पदार्थ है वो कितना पाया जाता है, 40 से 45% पाई जाती है। उसके बाद ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ यानी कहने का अर्थ है जो सड़े गले हमारे जो पत्ते हैं या जीव है जो सब जो कि क्या होते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, तो क्या होते हैं कि वो सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के बाद क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ बचता है, तो उसी को वह कितना पाया जाता है, 5 से 10%, जो कि हमने ह्यूमस बताया। ह्यूमस कहते किसे हैं, तो जो सड़े गले वनस्पति के जो पत्ते होते हैं, जो डाल होते हैं या जीव होते हैं जो कि निर्जीव हो जाते हैं, क्या होते हैं, सजीव हो जाते हैं, जो सजीव हो जाते हैं, तो सजीव होने के बाद क्या होता है कि वो छोटे-छोटे जीव जो होते हैं, जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, धीरे-धीरे उनको खत्म करने लगते हैं। खत्म करने के बाद देखें, आप देखे होंगे कि जो जब कोई जानवर क्या होता है कि जिसकी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होते हैं, उसे ले जाकर कहीं पर फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है, छोटे जीव क्या होते हैं, धीरे-धीरे उसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद वो एकदम खत्म हो जाती है। तो क्या होती है, वहाँ पे क्या होती है, वो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बने, तो क्या होगा कि कृषि योग्य भूमि है कि नहीं है, कि क्षारीय है कि अम्लीय है, ये तो भाई देखने पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमस की जो कार्बनिक पदार्थ है वो 5 से 10% मृदा में पाई जाती है। उसके बाद मृदा जो जल है वो 25%, मृदा जो वायु है वो भी 25%, सूक्ष्म जीव कवक और जीवाणु, कवक हो गए, जीवाणु शैवाल हो गए, ये सब जो है कि ये सब जो कि मिट्टी के निर्माण में इन सब की अधिक सी भूमिका है। तो हमने बताया कि ये मृदा होगा, मृदा वो उनके संगठन के बारे में बताया, मृदा के निर्माण के बारे में बताया। हमने इधर उसके प्रभावित करने वाले 5 कारक चट्टान, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव, ये सब के बारे में हमने बताया है। तो आज के हमारा ये मृदा संगठन और उसके निर्माणों के बारे में हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।